हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यू टू माय चैनल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 अप्रैल को साइंस का पेपर है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते चलें। अगर ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो कम से कम इसमें से आपको 20 अंक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इस विद्युत परिपथ के बारे में बताता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने विद्युत के बारे में बताया था। तो इसमें ये जो पार्ट 4 बन रहा है, इसमें आपको विद्युत परिपथ के बारे में बताना है। तो यहाँ दिया विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है। इसका परिभाषा होता है विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। कह रहा है विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर आपका ये जो कोष्टक बना है, इसके कोष्टक के बीच में अगर बिंदु है तो इसको बोला जाता है बंद कुंजी। अगर यहाँ पर बिंदी नहीं लगा है तो क्या बोला जाएगा? खुली कुंजी। तो यही है कि बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो परिभाषा फिर से एक बार सुन लीजिए। विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ के अवयव क्या होते हैं? सेल होते हैं, विद्युत उपकरण होते हैं, स्विच तार होते हैं, ETC हो गया। फिर कह रहा है विद्युत परिपथ आरेख किसे कहते हैं? ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें धारा का स्रोत जैसे सेल, कुंजी, बल्ब आदि उपकरणों से क्या हो? जुड़ा हो, तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए, ऐसा विद्युत परिपथ, तो ये हो गया ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें क्या जुड़ा हो? जिसमें बैटरी जुड़ा हो, कुंजी जुड़ा हो, एमीटर जुड़ा हो, विद्युत बल्ब जुड़ा हो। इन सभी उपकरणों से जुड़कर एक हमारा आरेख बनता है। इसी आरेखों को कहा जाता है विद्युत परिपथ। तो देखिए, यहाँ पर हमने विद्युत परिपथ बनाया है। यहाँ पर ये आपका हो गया चालक तार हो गया, इसमें विद्युत बल्ब हो गया, इस चालक तार में एमीटर जोड़ दिया गया, फिर प्लग कुंजी जोड़ दिया गया और यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया गया। तो ये पूरा टोटल बन गया क्या आपका? विद्युत परिपथ आरेख। तो ये हो गया ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें धारा का स्रोत जैसे सेल, कुंजी, बल्ब आदि उपकरणों से क्या हो? जुड़ा हो, तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देखिए, हम विद्युत परिपथ के अवयव के प्रतीकों के बारे में बताते हैं। कभी कभी बोर्ड पेपर में क्या करता है कि विद्युत परिपथ के अवयव के बारे में पूछ लेता है, उसका संकेत, उसका प्रतीक पूछ लेता है। तो देखिए, यहाँ पर विद्युत सेल जो है, विद्युत सेल को हम जैसे एक प्लस और एक माइनस इस तरह से हम जोड़ते हैं, ऐसे बनाते हैं। विद्युत बल्ब के जैसा ही रहेगा। बैटरी में क्या होता है कि एक विद्युत सेल को दूसरे विद्युत सेल से जब जोड़ते जाएंगे तो क्या बनता जाएगा? बैटरी बनता जाएगा। प्रतिरोध का संकेत ऐसे होता है कि एक छोटा सा लाइन पारने के बाद एक बार श्रृंग, एक बार गर्त, श्रृंग ग्रंथ, ऐसे करते चलिए। प्लग कुंजी खुली रहेगा तो यहाँ पर ब्रेकर में बिंदी नहीं होना चाहिए। प्लग कुंजी बंद रहेगा तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में बिंदी है। तार संधि क्या है? यहाँ पर एक तार ऐसे गया है, एक तार ऊपर से आया, यहाँ इन दोनों का क्या हुआ है? यहाँ पर मेल हुआ है, इसीलिए बोला जाता है तार संधि। धारा नियंत्रक, प्रतिरोध जैसे बनाएंगे उसके ऊपर एक तीर चला देंगे तो हो जाएगा धारा नियंत्रक। तार क्रॉसिंग क्या होता है? एक सीधी लाइन होती है, फिर यहाँ पर उसके ऊपर से एक और क्रॉसिंग आ जाती है तो उसको बोलते हैं तार क्रॉसिंग। वोल्ट मीटर ऐसे आप प्लस और माइनस लिख के बीच में V दर्शा देंगे तो हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो ये हो गया विद्युत परिपथ के अवयव के क्या हो गए? प्रतीक हो गए। प्रतीक अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं प्रतिरोध, जो हमारे बोर्ड पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो प्रतिरोध को इंग्लिश में कहा जाता है रेजिस्टेंस कहा जाता है। परिभाषा है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं के द्वारा उत्पन्न किए गए विरोध को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। एक बार पुनः परिभाषा 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं के द्वारा उत्पन्न किए गए विरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम का संकेत इस तरह होता है। नोट क्या है? विद्युत प्रतिरोध का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? मेगा ओम होता है। 1 मेगा ओम बराबर 10 के घाते 6 ओम हो गया। अब हमारा ओम का नियम चलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन
नाइट। और यह 4 अप्रैल के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से देना है और मैं इसी वीडियो में आपको ओम का नियम बहुत अच्छे और स्पष्ट भाषा में बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पर है ओम का नियम, ठीक है। तो ओम का नियम है तो ऐसे आप लिखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे सेम पेपर में लिख के आप आइएगा। यहाँ लिखा है वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम। ओम का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। तो वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के नियम के अनुसार यहाँ लिख दिए, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में आप लिखकर इसे बंद कर दीजिएगा। लिखा है यदि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के मध्य सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। अब से सुनिए, यदि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या है? I है। तो मान लीजिए कोई धातु का क्या है? तार है। तो ये हो गया, मान ली ये धातु का तार हो गया। परिभाषा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जॉर्ज साइमन ओम के नियम का, यदि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो ये धातु का तार है, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। उस तार के मध्य सिरों पर उत्पन्न, इस तार का क्या है? मध्य सिरा कह रहा है कि मध्य सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ऐसा कब होगा? जब तार का ताप क्या होगा? निश्चित होगा। तो यही चीज है, यहाँ इसके संकेत से भी लिख सकते हैं कि जब किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और तार के मध्य सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। V अनुक्रमानुपाती I। V अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाकर बराबर लिखते हैं तो कोई ना कोई नियतांक होता है, लेकिन ओम के नियम में हमें नियतांक R लिखना है। तो V बराबर R इंटू I या V बराबर I इंटू R, जहाँ R एक क्या है? नियतांक है। अब हम चलते हैं, नियतांक का मान चालक के आकार, पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। याद रहना चाहिए, प्रतिरोध में ओम के नियम में जो R नियतांक होता है वह R नियतांक किस पर निर्भर करता है? चालक के आकार पर, पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अतः R बराबर V बटे I या प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। तो ये हो गया हमारा ओम का नियम। अच्छे से अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित है आपको 20 अंक इस वीडियो से पढ़ने से, देखने से मिल जाएगा। अब हम चलते हैं प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक ध्यान से देखिए, प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए लिखा है प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक 3 हमारे पास हैं। एक है चालक तार की लंबाई, दूसरा है तार की मोटाई क्षेत्रफल पर, तीसरा है चालक तार पर। तो हम एक एक बताते चलते हैं। चालक तार की लंबाई पर कह रहा है, तो नहीं, जो हमारा तार होता है उस तार की लंबाई पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव डालता है? तो हो गया चालक तार का प्रतिरोध R और तार के लंबाई, तार के क्या है? लंबाई। तार के लंबाई को हम दर्शाते हैं L से। तो चालक तार का प्रतिरोध R तथा तार की लंबाई L अनुक्रमानुपाती होती है, तो R अनुक्रमानुपाती L हो जाएगा, ठीक। जैसे लिखा वैसे करना है। चालक तार का प्रतिरोध क्या हो गया? R और तार की लंबाई क्या हो गया? L। इन दोनों के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती। तो R अनुक्रमानुपाती L हो गया। अर्थात तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। मतलब कहने का हुआ कि अगर तार आपके पास है, मान लीजिए, तो ये तार छोटा है और तब यहाँ प्रतिरोध मान लीजिए कम है, लेकिन तार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो प्रतिरोध का भी मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो याद रहना चाहिए कि तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा है तार की मोटाई या क्षेत्रफल पर। कह रहा चालक तार का प्रतिरोध R तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R अनुक्रमानुपाती 1 बटे क्या हो गया? A हो गया। अर्थात कह रहा कि तार जितना
मोटा होगा प्रतिरोध उतना क्या होगा, कम होगा। जैसे तार मान लीजिए पतला है तब तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, लेकिन तार जैसे जैसे मोटा होता जाएगा तो प्रतिरोध क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि पहले वह अपना पूरा टोटल एरिया पूरा कवर करेगा तब आगे तक पहुंचेगा। इसलिए बोला गया तार पतला रहेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा बहेगा, और तार मोटा रहेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अब इसी तरह से हम चलते हैं चालक तार पर निर्भर जो है, यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाए तो दोनों चालक तार का पदार्थ पर प्रतिरोध भी क्या होगा, भिन्न होगा। मतलब कहने को अलग अलग पदार्थों से अगर आपका तार बना है, चालक तार बना है, तो उसके प्रतिरोध भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न। जैसे एल्युमिनियम का तार है और एक आप ले लिए तांबा के ले लिए, तो तांबा का तार अलग है और कॉपर का तार अलग हो गया, तो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना है। तो जो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना है तो उनके चालक पदार्थों के प्रतिरोध भी क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो ठीक इस तरह समझ में आ गया। अब हम चलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पर। किस पे चलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में विद्युत तीव्रता उत्पन्न होता है, ठीक, और उसी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न धारा और विद्युत तीव्रता के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक में विद्युत तीव्रता उत्पन्न होता है और उसी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न धारा और विद्युत तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का माप है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का माप क्या है, किसी चालक तार का प्रतिरोध R तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध R हो गया और तार की लंबाई A हो गया, अनुक्रमानुपाती। फिर कह रहा किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये चालक तार का प्रतिरोध हो गया और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो R अनुक्रमानुपाती L, R अनुक्रमानुपाती 1 क्या है, A है। इन दोनों को जब हल करेंगे तो R इसमें भी R इसमें तो एक बार लिया जाएगा, तो R अनुक्रमानुपाती L बटे ए हो जाएगा। अब इस चिन्ह को हटाकर हम बराबर लगाएंगे और रो का संकेत लगाएंगे, तो R बराबर रो L बटे ए। तो रो एक हमारा नियतांक है, तो रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है। तो यहाँ पर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध रो का सूत्र क्या होगा, रो बराबर R A बटे क्या होगा, L होगा। आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित आपको इस वीडियो से देखने के बाद 20 अंक तो पक्का है आपका आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा एक धातु, नोट क्या है, एक धातु के अलग अलग लंबाई के दो टुकड़े करने पर उनकी प्रतिरोधकता का मान समान रहता है, परंतु प्रतिरोधों का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। मतलब अगर एक धातु के अलग अलग लंबाई के दो टुकड़े लिए हैं, एक धातु के, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने कर दिया क्या, एक धातु जैसे मान लीजिए ये एल्युमिनियम का है, एक धातु की अलग अलग लंबाई के, एक इतना बड़ा हो गया, एक 5 सेंटीमीटर का, एक 10 सेंटीमीटर का। तो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का तार 5 सेंटीमीटर है, एल्युमिनियम का तार 10 सेंटीमीटर। तो एक ही धातु है लेकिन अलग अलग लंबाई के दो टुकड़े हैं, तो उनकी प्रतिरोधकता का मान क्या रहेगा, समान। तो इसमें जो विशिष्ट प्रतिरोध है ना, जो इसमें है वही इसमें भी होगा, ठीक। परंतु प्रतिरोधों का मान में क्या होगा, भिन्न होगा। इसका R में क्या होगा, R भिन्न होगा, इसका भी R भिन्न होगा, लेकिन इसका रो और इसका रो क्या होगा, समान होगा। तो यही हो गया कि एक धातु की अलग अलग लंबाई के दो टुकड़े करने पर उनकी प्रतिरोधकता का मान समान रहता है, परंतु प्रतिरोधों का मान क्या होता है, भिन्न रहता है। अब हम यहाँ पर कुछ इसके
बारे में बताने जा रहा हूँ प्रतिरोधकता के बाद 20 डिग्री पर कुछ पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर की प्रतिरोधकता होती है 1.60 10 के घाते -8। कापर का होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -8। कांच का होता है 10 पर 10 गुणे 10 के घाते -14। हीरा का होता है 10 पर 12 गुणे 10 पर -13। कागज का होता है 10 के घाते 12। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का माप और उसके कुछ नोट्स और उसके कुछ अयोग की प्रतिरोधकता के बारे में हमने क्या किया, इस वीडियो में आपको बताया। ठीक, अब हम चलते हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर। प्रतिरोधों का संयोजन, कंबाइनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। अब प्रतिरोधों का संयोजन अच्छे से समझिएगा क्योंकि पेपर में ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। लिखा है प्रतिरोधों का संयोजन प्रयोगात्मक रूप से दो प्रकार से किया जाता है। ये जो प्रतिरोध होता है ना, उस प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से। पहला नंबर है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करना है तो देखिए कैसे करना है, बहुत अच्छे से आप समझिएगा इसको, बार बार पूछेगा। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जैसे प्रत्येक प्रतिरोध का कौन सा सिरा है, दूसरा सिरा है, कह रहा अगले सिरे से जुड़ा हो, तो इसके अगले सिरे से क्या हो, जुड़ा हो। यानी प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और अगले सिरे के से क्या हो, जुड़ा हो, और प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। तो श्रेणी क्रम जो होता है वह प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और अगले प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा वैसे करना है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा, तो यहाँ पर R1 है, R2 और क्या है, R3 है। तो ये 3 प्रतिरोध हो गया। तो तीनों प्रतिरोधों को पहला करा कि पहले का दूसरा सिरा और उसके आगे वाले का पहला सिरा आपस में क्या हो, जुड़ा हो। फिर देखिए ये जो है ये हो गया इसका दूसरा सिरा और आगे वाले का हो गया पहला सिरा, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। उसके बाद ए हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया। ए और डी से 2 हम चालक तार ऐसे निकाल के लाएंगे तो एक कुंजी लगाएंगे और एक क्या लगाएंगे, बैटरी लगा देंगे। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। ठीक, बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित है कि आपको डायग्राम बनाने आ जाएगा। तो देखिए हम डायग्राम बना के आपको दिखा दे रहे हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए हमारा परिभाषा करा प्रत्येक प्रतिरोध, तो देखिए हमने 3 प्रतिरोध लिया, R1, R2, R3, ये 3 प्रतिरोध हो गया। लेकिन इन तीनों को कैसे जोड़ना है, पहला है और ये क्या है, दूसरा है। तो कैसे कह रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तो प्रत्येक प्रतिरोध का ये हो गया दूसरा सिरा। कह रहा कि अगले सिरे से जुड़ा हो, तो फिर अगला सिरे से क्या हो, जुड़ा हो, फिर दूसरा सिरा, फिर अगले सिरे से क्या हो, जुड़ा हो। तो इस तरह से क्या होगा, प्रतिरोधों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद इसका सिरा और इसका सिरा आपस में हम जोड़ देंगे, यहाँ बैटरी लगा देंगे और यहाँ एक कुंजी लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोधों का संयोजन हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोधों का संयोजन आपको आ गया बनाने। ठीक, ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। अब देखिए R1, इसमें V1 V2 और क्या है, V3, इसमें विभवांतर क्या है, अलग अलग है, लेकिन तीनों को जब जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, V बनेगा। ठीक, और इसमें धारा क्या होती है, I समान होती है। अब इसको कैसे हल करना है, लिखा माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो ये माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 जो है परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में क्या है, संयोजित है। कह रहा जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V1, V2 और क्या है, V3 है, तथा प्रतिरोधों में धारा क्या है, I प्रवाहित हो रही है। कुछ नहीं करना, जैसे फिगर में वैसे आप उतार दीजिए, आराम से आ जाएगा। अतः ओम के नियम से, तो ओम के नियम से होता है V बराबर क्या होगा, I इंटू R। तो यहाँ पर V बराबर I इंटू R है, तो यहाँ पर हमको ये जो V बराबर I इंटू R है ना, इसी को 3 बार लिखना। 3 बार क्यों लिखना है, क्योंकि आपने 3 प्रतिरोध लिया है, R1, R2 और R3। तो V बराबर I इंटू R जो है कितना बार लिखना है, 3 बार। तो देखिए V1 है तो V1 के बाद R1 है, तो V1 बराबर I इंटू R1 समीकरण क्या बन गया, 1। फिर V2 बराबर I इंटू R2 समीकरण बन गया 2। V3 बराबर I इंटू R3 समीकरण क्या बन गया, 3 बन गया। ठीक, अब हम क्या करते
हैं, इन तीनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो बायां वाला पक्ष बाएं से, दायां वाला दाएं से। v1 प्लस v2 प्लस v3 बराबर i इंटू r1 प्लस आई इंटू r2 प्लस आई इंटू r3 जुड़ गया। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 जो है, तो यह परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर क्या है, v है। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 की जगह पे क्या लिख देंगे, v बराबर इन तीनों में i दिया है तो i आप कॉमन लेंगे तो r1 प्लस r2 प्लस r3 हो जाएगा। अब v बराबर देखिए ऊपर सूत्र लिखे थे i इंटू आर, तो v की जगह हो जाएगा i इंटू आर बराबर i ब्रैकेट में r1 प्लस r2 प्लस r3, i से i कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक, इस तरह से हमने श्रेणी क्रम का सूत्र सिद्ध कर लिया। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है, R3 होता है। अब हम कुछ नोट्स इसके बताते हैं। नोट्स क्या है इसके, इसमें देखिए श्रेणी क्रम, घरों में प्रयोग होने वाली जो होती है विद्युत बल्ब, यानी घरों में हमारे जो विद्युत बल्ब प्रयोग किए जाते हैं वो किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में। कुछ पूछा जाता क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा कि विद्युत बल्ब जो होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा नोट्स है, श्रेणी क्रम में धारा का प्रवाह एक ही मार्ग होता है। तीसरा नोट्स है, श्रेणी क्रम में धारा कैसा होता है, समान प्रवाहित होता है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। हमने एक एक टॉपिक के बारे में थ्योरेटिकल बता रहा हूं, ठीक, और अच्छे से थ्योरी आप तैयार कर लीजिए। ठीक, अब हम चलते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन पर। हमने प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम पढ़ लिया। अब श्रेणी क्रम के बाद चलेंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। इसको एक नाम से और जाना जाता है पार्श्व क्रम संयोजन। तो पार्श्व क्रम संयोजन कैसे समझना है इसको अच्छे से आप देखिए। ठीक, अब यहाँ पर समांतर क्रम है। समांतर क्रम का बिल्कुल आसान है, कह रहा है समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा पहले बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से क्या हो, जुड़ा हो। तो इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, समान होता है। जब कह रहा कि प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़े हो तो यहाँ पर विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो देखिए कैसे हम बना रहे हैं इसको, आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। परिभाषा के अनुसार चलिए, कह रहा समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, तो सभी प्रतिरोध मतलब मान लीजिए हमने एक R1 हो गया, एक R2 हो गया, एक R3 हो गया, तीन प्रतिरोध हमने लिया है। इन तीन प्रतिरोधों में ये पहला सिरा है और ये क्या है, दूसरा सिरा। ये पहला सिरा है और ये क्या है, दूसरा सिरा। ये पहला सिरा है और ये क्या है, दूसरा सिरा। तो हमसे कह रहा है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा पहले बिंदु पर, तो जो पहला सिरा है ना ये पहले बिंदु पर होना चाहिए। देखिए पहले बिंदु पर हो गया कि नहीं हो गया, और दूसरा सिरा कह रहा है क्या, दूसरे बिंदु पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बी। अब ए और बी का हम क्या करेंगे, एक बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक कुंजी लगा देंगे। इस तरह हमारा क्या बन गया, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का क्या बन गया, संयोजन बन गया। ठीक, तो इस तरह हमने आपको समझा दिया डायग्राम बनाना। अब हम देखिए यहाँ पर जो फिगर बना है इसको समझाते हैं। यहाँ देखिए ए हो गया R1, ए हो गया R2, ए हो गया R3। इन R1 का पहला सिरा ए हो गया, पहले बिंदु पर हो गया, और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। R2 का पहला सिरा पहले बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। R3 का पहला सिरा पहले बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। तो यहाँ पर ए और बी को हमने क्या किया, एक चालक तार से जोड़ दिया, इस चालक तार को बैटरी लगा दिया, यहाँ पर कुंजी लगा दिया और इसमें धारा दर्शा दिया। तो धारा इसमें अलग अलग होता है, I1, I2 और क्या हो गया, I3। प्रतिरोध अलग अलग, R1, R2 और क्या है, R3, परंतु इसमें विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो ये हो गया फिगर।
अब फिगर जैसे लिखे हैं बनाए हैं उसी प्रकार ऐसे हिंदी में यहाँ लिखना है। तो आपके पास कितने प्रतिरोध हैं, R1 R2 R3 तीन है ना। तो माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 को परिपथ के अनुसार समांतर क्रम में संयोजित किया गया। सही बात है, R1 R2 R3 को संयोजन किया गया है किसमें, समांतर क्रम में, जिनमें प्रवाहित धारा I1 I2 I3 है। I1 I2 I3 हो गया। ये सभी धाराएं बिंदु B पर मिलकर धारा I बनाती हैं। जब ये सभी धारा I1 I2 I3 मिलकर कहाँ जाती हैं, बिंदु B पर, तो यहाँ धारा क्या मिल जाता है आपको, I मिल जाता। क्या मिल जाता है, I। तो हो गया ओम के नियम से I बराबर होता है V बटे R, I बराबर V बटे R। ओम के नियम में I बराबर V बटे R हो गया। तो I बराबर V बटे जब R लिखे ना, तो ये जो I बराबर V बटे R लिखे हैं तो इसी को 3 बार लिखना है। क्यों, क्योंकि R1 R2 R क्या है, R3 है। तो देखिए 3 बार कैसे आप लिखेंगे, ठीक, 3 बार लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। पहला है I1 बराबर V बटे R1, समीकरण क्या बन गया, 1। यही उठा के लिखना, बस यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ पर R1 हो जाएगा, बस 3 बार लिखना है। I1 बराबर V बटे R1 हो गया, समीकरण 1। फिर I2 बराबर V बटे R2, समीकरण हो गया 2। फिर I3 बराबर V बटे R3 हो गया, समीकरण नंबर 3। तीनों समीकरणों को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब तीनों समीकरणों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए बायां वाला बाएं से, दायां वाला दाएं से। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 हो गया। अब यहाँ पर I1 I2 I3 जो है ये बिंदु B पर जब मिला है तो पूरा I बन गया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है I बन गया, बराबर यहाँ देखिए V जब कॉमन लेंगे तो यहाँ एक छिपा है, तो V जब कॉमन लिए तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 हो गया। तो I का सूत्र आप यहाँ लिखें, I बराबर होता है V बटे R। तो I बराबर V बटे R बराबर V ब्रैकेट में 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 हो गया। अब V से V कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 हो गया। ये हो गया हमारा समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो समांतर क्रम का सूत्र और श्रेणी क्रम का सूत्र हमने क्या किया, इस वीडियो में आपको अच्छे प्रकार से स्पष्ट भाषा में सिद्ध करके बता दिया। ये हो गया समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र। अच्छा, पेपर में पूछता है कि समांतर क्रम में हमारे घरों में जो प्रतिरोध का संयोजन होता है कैसा होता है। तो घरों की जो वायरिंग होती है ना, तो घरों की वायरिंग में समांतर क्रम होता है, और घरों में जो विद्युत बल्ब यूज करते हैं वो होता है श्रेणी क्रम। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस वीडियो में पूरे विद्युत चैप्टर को मैंने क्या किया, खत्म कर दिया है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट वन है, उसके बाद पार्ट 2 था, उसके बाद पार्ट 3 था, और इसके बाद पार्ट 4 था। इन सभी पार्टों में मैंने पूरा विद्युत क्या किया, पूरा विद्युत कंप्लीट हो गया। पूरा विद्युत आपका कंप्लीट हो गया। पूरा विद्युत आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हमारा क्या है कि माय डियर स्टूडेंट्स, एक मेरा चैनल है नंदनी स्टार पूर्वी क्लासेज, और ये फर्स्ट चैनल है। सेकंड चैनल है वीर बहादुर स्टडी 99। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, और हमारे इस दोनों चैनल पे विजिट कर सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।